नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में इंडिया और एनडीए गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जहां एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता तीसरी बार बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं इंडिया गठबंधन सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रही है। दोनों गठबंधन समूह में नेता लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन इस समय एनडीए के पास सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है, जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 64 सीट पाई थी उत्तर प्रदेश से। सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद सपा और बसपा 15 सीट, एक सीट रायबरेली कांग्रेस के खाते में गई थी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और दो एक छोटे दल हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का बड़ा वोटों का स्टॉक होल्डर है। इसी क्रम में आज हम फूलपुर की लोकसभा की बात करेंगे। फूलपुर लोकसभा सीट से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से सांसद केसरी देवी पटेल हैं और लगभग 2 लाख वोटों से पिछले लोकसभा चुनाव को जीत चुकी थी। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी से कई दावेदार हैं, जिसमें बड़ा नाम अभी प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से विधायक आर.के. वर्मा का नाम है। कहा जाता है कि आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ लोकसभा से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने फूलपुर लोकसभा से हरी झंडी दिया है। आर.के. वर्मा 16वीं व 17वीं विधानसभा में प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा से विधायक थे और 18वीं विधानसभा में रानीगंज से विधायक हैं। कहा जाता है कि आर.के. वर्मा एक पॉपुलर विधायक हैं। जितनी पकड़ उनकी प्रतापगढ़ में है, उससे कम पकड़ प्रयागराज में नहीं है। प्रयागराज के दरभंगा कॉलोनी में रहने वाले सपा विधायक आर.के. वर्मा पेशे से एक चिकित्सक हैं और प्रतिदिन खुद सैकड़ों मरीजों का इलाज करते हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाले सपा विधायक जनहित से जुड़े कामों को विभिन्न मंत्रालयों से लाने में भी कामयाब होते हैं और सदन में मुद्दे उठाते रहते हैं। विधानसभा सत्र में आर.के. वर्मा ने एक जिला एक प्रोडक्ट पर सवाल उठाया और सदन को बताया कि सरकार स्थानीय उत्पादों को उद्योग में बदलने का काम नहीं कर रही है और इसमें घोर आर्थिक अनियमितता हुई है, जबकि हर जिले की कुछ न कुछ पहचान वहां के प्रोडक्ट को लेकर रहती है। इस तरह से आर.के. वर्मा ने अपने को स्थानीय नेता के रूप में नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की। मान्यवर, जिन उद्योगों ने उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान दिलाने का काम किया, वो प्रदेश के कोने कोने में हमारी अपनी एक गुणवत्ता है। हर प्रदेश के हर एक जनपद की अपनी कुछ न कुछ गुणवत्ता होती है, वहाँ की अपनी कुछ संपदा होती है, वहाँ का अपना एक स्किल्ड मैन पावर होता है। औद्योगिक विकास ने उसका इस्तेमाल करने का काम नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि घोर वित्तीय अनियमितता इसमें हुई है, घोर वित्तीय अनियमितता हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आपने बड़े उद्योगपतियों की बात तो करी होगी, लेकिन मान्यवर जो यहाँ की पहचान रहे हैं, चाहे मान्यवर कानपुर के साबुन उद्योग, चमड़ा उद्योग, कितने विकसित करने के उद्योग की बात हो, उस पर ध्यान माननीय मंत्री जी का नहीं गया। चाहे अलीगढ़ के ताला उद्योग हो, उस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। या जनपद प्रतापगढ़ का आंवला उद्योग हो, उस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। जनवा का जूट उद्योग, मथुरा का पेंटिंग उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग, बरेली का दिया सलाई उद्योग, मिर्जापुर का बीड़ी उद्योग, फर्रुखाबाद का तंबाकू उद्योग, मुजफ्फरनगर का कागज उद्योग, वाराणसी का आभूषण और साड़ी का उद्योग और गाजियाबाद का इस्पात का उद्योग, सहारनपुर का सिगरेट उद्योग, खुर्जा का चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग, गौतम बुद्ध नगर के ऑटोमोबाइल्स का उद्योग और फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों के उद्योग, कन्नौज के इत्र के उद्योग, प्रयागराज की कताई मिल महोमा के उद्योगों पर माननीय मंत्री जी की नजर नहीं गई। व्यवस्था का सवाल उठाते हुए आर.के. वर्मा ने सदन में श्रम एवं सेवा योजना मंत्री से सवाल किया कि क्या लघु और कुटीर उद्योग में आरक्षण की व्यवस्था है? अगर है तो बताएं कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या कार्य योजना बनी है। आज कार्यसूची की नथी का तारांकित पृष्ठ संख्या 2 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मेरे द्वारा प्रश्न किया गया था कि क्या श्रम एवं सेवा योजना मंत्री बताने की कृपा करेंगे बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से
सरकार की अनुदानित लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने की कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्या? उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक पर बोलते हुए आर.के. वर्मा ने सवाल उठाया कि विधेयक में उल्लिखित कई जगहों पर संशोधन की जरूरत है, जिसमें परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित उपाध्यक्ष की क्या शक्तियां होंगी और कौन उपाध्यक्ष बनेगा। इसके अलावा आर.के. वर्मा ने कहा कि अयोध्या में हर वर्ग समुदाय की आस्था होती है, लिहाजा नामित सदस्यों में वर्गीय व्यवस्था संशोधित होनी चाहिए। आर.के. वर्मा ने बड़ा सवाल उठाया कि परिषद के सदस्य के रूप में जो 1 करोड़ दान देगा वह पात्र होगा। अब आस्था को पैसे से जोड़ना तो भक्तों की आस्था पर कुठाराघात है। यहाँ तक कि परिषद ही कार्य योजना बनाएगी, वही परीक्षण करेगी। इससे वित्तीय अनियमितता की बात आर.के. वर्मा ने कही। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2023 पर का हम स्वागत करते हैं, किंतु इस विधेयक को पढ़ने के बाद इसमें बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं। अगर उन्हें दूर कर लिया जाए, उन्हें संशोधित कर दिया जाए, तो हम इस विधेयक का स्वागत करेंगे। हम नजर डालते हैं इस विधेयक के अध्याय 2 के विधेयक की धारा 3 की उपधारा 3 के खंड ग, जिसमें यह बात कही गई है कि मुख्य कार्यपालक उपाध्यक्ष एक पद सृजित किया गया है। इस पद का कोई भी उल्लेख उसमें विवरण नहीं लिखा गया है कि यह पद कौन धारण करेगा, उस धारण करने वाले व्यक्ति के पास कौन सी शक्तियां निहित होंगी। ये केवल परिषद के माननीय अध्यक्ष के द्वारा नामित कर दिया जाएगा, किंतु उसका कोई भी मानक का उल्लेख नहीं है कि कौन इस पद को धारण करेगा और उसकी शक्तियां क्या होंगी। मानव आगे आप जब आगे पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि परिषद में 5 नामित सदस्य परिषद के अध्यक्ष के द्वारा नामित किए जाएंगे। मानव इसमें वर्गीय प्रतिनिधित्व का, चूंकि स्थानीय स्तर पर लोगों को हर वर्ग समुदाय के लोग वहां की उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े होते हैं, वर्गीय प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा इसका उसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। धा और ना में जिसमें स्पष्ट रूप से नाम में यह लिखा गया है कि 10 करोड़ या उससे अधिक दान करने वाले दानकर्ता को नामित नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में पात्र समझा जाएगा। मनवर यह विधेयक श्री राम और सेवरी की आस्था पर कुठाराघात करता है। आर.के. वर्मा की दावेदारी इंडिया गठबंधन से फूलपुर लोकसभा से है, जिसके तहत मनोज तिवारी टॉक शो ने आर.के. वर्मा से कुछ सवाल किए, जिसमें पहला सवाल था कि फूलपुर की 5 विधानसभा सोराव, फाफामऊ, फूलपुर, शहरी उत्तरी और शहरी पश्चिमी में वे क्या समस्या देखते हैं। इसके जवाब में सपा नेता ने कहा कि फूलपुर लोकसभा की 3 गंगा पार की विधानसभा में किसान रहते हैं, किसानों के फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आलू की फसलें होती हैं, लेकिन कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं है। आइए सुनते हैं सपा विधायक ने क्या कहा। देखिए, जो फूलपुर लोकसभा की 3 विधानसभाएं जो गंगा पार में हैं, जिसे हम फाफामऊ, सोराव और फूलपुर के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट फर्टाइल जोन है जनपद प्रयागराज का और किसानों की बहुत बड़ी तादाद है। किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, उनके धान का क्रय नहीं हो पाता, गेहूं का क्रय नहीं हो पाता, आलू की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। जो गंगा का तराई का इलाका होता है, प्रायः किसानों की धानों की फसल उसमें बर्बाद हो जाती है, बाढ़ की चपेट में आ जाती है। किंतु आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले 15-20 वर्षों का रिकॉर्ड आप देख लेंगे, सरकार के द्वारा कभी उन धान के किसानों का जो मुआवजा है वो कभी किसानों को नहीं दिया गया। दूसरी चीज, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है और सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत करी है। जब हम राजनीतिक फायदा लेने के लिए जब अपना संगठन तैयार करते हैं, उसका बंटवारा करते हैं,
तो हम जनपद प्रयागराज को 3 जनपद में बांटते हैं। एक गंगा पार या गंगानगर, दूसरा जो है महानगर, और तीसरा यमुना पार। हम अपने निहितार्थ तो 3 भाग में बांट लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर यहाँ की जो आबादी है उसके निहितार्थ काम नहीं कर पाते हैं। आलू का प्रोडक्शन गंगा पार में उत्तर प्रदेश में लगभग अगर आप कन्नौज और फिरोजाबाद को छोड़ देंगे, फर्रुखाबाद को छोड़ देंगे, तो उसके बाद सोराव तहसील का नंबर है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें सोराव तहसील के किसानों की आलू का इस्तेमाल किया जा सके, या उनकी आलू का चिप्स बनाने में निर्माण किया जा सके, या अन्य तरह के नूडल्स बनाने में इस्तेमाल करके किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने का काम किया जा सके, इस हेतु कोई भी बड़ा उद्योग गंगा पार प्रयागराज में किसानों के फायदे के लिए अभी तक नहीं लगाया गया है। मेरी तो सरकार से ये मांग हमेशा रहती है कि किसानों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, किसानों की फसलों का उचित मूल्य उन्हें दिलाने के लिए यहाँ पर किसानों के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया जाता है, जो फसल तैयार की जाती है, उससे संबंधित उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता। आर.के. वर्मा से मनोज तिवारी टॉक शो ने दूसरा सवाल किया कि क्या इंडिया गठबंधन बिना बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्ण है। इस सवाल पर बिना नाम लिए आर.के. वर्मा ने कहा कि जो दल आज बीजेपी को हराने की नीयत रखते हैं वे इंडिया गठबंधन में हैं। जो बीजेपी को मजबूत करने की नीयत रखते हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं, वे अलग हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पूर्णता अपूर्णता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। ये बात ज्यादा जरूरी समझना है कि वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की नीयत रखते हैं, और वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की नीयत रखते हैं। अगर आज पूरे देश में जो गठबंधन बना है, लगभग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये बाइपोलर स्थिति है, तो बाइपोलर में जहां पर एक पोल पर इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, तो अब ये लोगों को चुनना पड़ेगा कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की नीयति रखते हैं तो आपको इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहिए, और यदि आप भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए गठबंधन को जिताना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपको एनडीए गठबंधन के साथ रहना चाहिए। आज पिक्चर साफ हो चुकी है। जो राजनीतिक पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या एनडीए सरकार को हटाना चाहती हैं, वो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के उसका हिस्सा बनी। एक और सवाल है कि क्या पीडीए जिसका जिक्र सपा करती है वह इंडिया गठबंधन से अलग है। इस पर सपा नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश के विभिन्न पार्टियों द्वारा बनाया गया और पीडीए सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रूप से उपेक्षित लोगों की बात करती है। मनोज जी, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन पूरे देश के सभी प्रदेश की रीजनल पार्टी और कांग्रेस का एक सामूहिक गठबंधन है, जिसको हम इंडिया गठबंधन के नाम से जानते हैं, जिसको आपने अलग अलग शब्दों को जोड़ करके बनाया है। जो पीडीए, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा रही है कि जो इस प्रदेश का पिछड़ा है, अनुसूचित समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, जो अभी तक अभावग्रस्त रहा है, ऐसे लोगों की बात करने के लिए पीडीए का नारा दिया गया कि जो अभी राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको राजनीति में मुख्य धारा में लाने के लिए ये नारा दिया गया कि पीडीए लाओ। 16वीं, 17वीं और अभी 18वीं विधानसभा में आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ से विधायक रहे, तो फूलपुर की जनता से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। इसके सवाल पर सपा विधायक ने कहा कि जब से उन्होंने होश संभाला है वे फूलपुर लोकसभा में ही रहे हैं। फूलपुर उनकी कर्म स्थलों में से है, जहां सारे उनके व्यवसाय और निवास फूलपुर में ही हैं। उन्हें हमेशा फूलपुर लोकसभा के वासियों से प्यार मिला है। आइए आर.के. वर्मा की जुबानी सुनते हैं। जब से मैंने होश संभाला मैं फूलपुर में रहा, और
इसको मेरी एक कर्मस्थली के रूप में आप समझ सकते हैं। और मैंने अपने सारे बिजनेस, व्यवसाय और यहाँ तक कि निवास हमेशा फूलपुर वासियों के बीच में किया और हमें हमेशा फूलपुर वासियों का स्नेह, लाड दुलार मिला। इस तरीके से कनेक्ट होना स्वाभाविक सी बात है और उनके हर सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ। मेरी कोशिश है, ये मेरा फर्ज भी है। यद्यपि मैं 3 बार प्रतापगढ़ की 2 विधानसभाओं से निर्वाचित हुआ, लेकिन मैंने हमेशा अपना एक कैंप कार्यालय सोराव विधानसभा के मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर सदैव संचालित रहा। और मैं कहीं पर ना पहुंच सकूं, लेकिन कैंप कार्यालय बैठ करके लोगों की समस्याओं को जरूर सुना है। जहां पर लगभग फूलपुर पार्लियामेंट के लोगों की जो समस्याएं आती रही हैं, और चूंकि हाईवे पर हमारा कैंप कार्यालय है तो प्रतापगढ़ के लोगों के लिए भी आने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो फूलपुर से मेरा जो कनेक्शन रहा है वो हमेशा होश संभालने से उनके बीच में रहने का रहा है, जिसकी वजह से आज भी मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ। फूलपुर लोकसभा को लेकर आर.के. वर्मा की क्या प्राथमिकता होंगी, इस पर भी सपा नेता ने बताया कि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, किसानों को उचित मूल्य प्रदान करवाना, गंगा पार का उचित विकास करवाना उनकी प्राथमिकता में है। देखिए, मेरा मानना है कि फूलपुर, मैंने आपको पहले अवगत करा दिया कि प्रयागराज का सबसे फर्टाइल जोन अगर कोई है तो वो सोराव तहसील है और फूलपुर पार्लियामेंट की 3 विधानसभाएं हैं, जिसमें फाफामऊ विधानसभा, सोराव विधानसभा और फूलपुर विधानसभा है। यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल है। किसान यहाँ पर लगभग लघु और सीमांत किस्म के हैं, अर्थात जोत इनकी कम है। ज़्यादातर लोग सब्जी का उत्पादन करते हैं, आलू का उत्पादन करते हैं, गेहूं और धान का उत्पादन करते हैं, लेकिन सरकार से इनको इनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। यद्यपि इनके द्वारा उपजाए गए फसलों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्यापार होता है। जैसे आलू यहाँ का किसान पैदा करता है, लेकिन आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार इतना कम रखती है कि आलू के किसानों की लागत भी उन्हें नहीं मिल पाती है। यहाँ पर जो गंगा नदी के तराई से जुड़े हुए किसान हैं, जहाँ पर धान की फसल उपजाई जाती है, प्रायः जब गंगा नदी में बाढ़ आती है तो उनकी धान की पूरी फसल खराब हो जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा कभी उनको धान की फसल का मुआवजा देने का काम नहीं किया जाता है। इस तरीके की विसंगतियां हैं। तो मेरी इच्छा है कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं फूलपुर में एक ऐसा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाऊं जिससे, जो सरकार के द्वारा स्थापित हो, जिससे यहाँ के किसानों के द्वारा जो उपजाए गए जो फसलें हैं, जैसे आलू का सीधे रॉ मटेरियल के रूप में उसमें इस्तेमाल किया जा सके। उनके द्वारा विभिन्न तरह की सब्जियां उपजाई जाती हैं, उसका फायदा किसानों को मिल सके। आप जब पश्चिमी में जाते हैं, शहर पश्चिमी में, वहाँ पर बड़े पैमाने पर अमरूद के किसान हैं। उन अमरूद के किसानों को उचित मूल्य मिल सके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उनको जोड़ा जा सके उन किसानों को, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके और किसान सीधे व्यवसाय से जुड़ सके। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता है कि फूलपुर लोकसभा में एक ऐसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाई जाए जिससे यहाँ के किसान सीधे उसका लाभ उठा करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। अपनी बातों से हमेशा मुखर रहने वाले आर.के. वर्मा के बारे में कहा जाता है कि नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि वर्तमान सांसद केसरी देवी पटेल से उनके सामाजिक रिश्ते, लेकिन वैचारिक लड़ाई में वे उनके उसी तरह से विरोधी हैं जिस तरह से अर्जुन ने अपनों से ही युद्ध लड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन से कौन होता है प्रत्याशी, लेकिन आर.के. वर्मा ने अपनी मजबूत दावेदारी किया है और मनोज तिवारी टॉक शो के माध्यम से उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी को फूलपुर से कड़ी टक्कर देने वाले हैं।